नमस्कार साथियों। सभी का स्वागत है टारगेट सिलेक्शन पे। और आज जो आपकी क्लास होने वाली है, क्लास वाकई आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं, आपका पूरा का पूरा जो पेपर है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्लास आपके लिए ज़रूरी रहेगी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जिन्होंने अभी तक क्लास को शेयर नहीं करा है, पहले तो वो जल्दी से अपनी क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है। अब पूरे के पूरे पेपर में कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर हिंदी भी देखने को मिलेगा, रीजनिंग भी देखने को मिलेगा, सभी कुछ जो है वो आपको एक पेपर में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने यहाँ पे क्लास को शेयर नहीं करा है तो पहले तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। सभी का वेलकम है क्लास के अंदर, सभी का धन्यवाद। क्लास में जल्दी से आ जाइए, ठीक है। अब पहला प्रश्न देखो, आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रज भाषा जो है वो कहाँ की भाषा है। अब ये आपको बताना है कि भाई ये जो ब्रज बोली है या फिर ब्रज भाषा जो है वो हमारी कहाँ की बोली हो जाती है। तो ये चीज़ सभी को पता होगा कि जितना का जितना अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाता है, पश्चिमी हिंदी जो है वो हमारा ब्रज भाषा हो जाता है। तो सभी लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे कि सर ये जो ब्रज भाषा है वो हमारा कैसा है, तो वो हमारा यहाँ पे पश्चिमी हिंदी है। उसी के अलावा देखिए कि मगही जो है किस भाषा की बोली हो जाती है, ठीक है ना। मगही जो है, अगर मगही के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो बिहारी भाषा की क्या हो जाती है, बोली हो जाती है, ठीक है। अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे बात रखेंगे कि मगही जो है वो हमारी क्या हो जाती है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस बात को याद रखिएगा कि मगही जो है वो हमारा यहाँ पे बोली हो जाता है। कहाँ का बोली हो जाता है, तो ये आपका बिहार का हो जाता है। अब एक चीज़ को आप जरूर अच्छे तरीके से याद रखना कि मगही को ही आपका क्या बोला जाता है। कहीं कहीं पर अगर मान लो कि आज मगही लिख कर आया है, कल को मगही की जगह आपका क्या लिख कर आ सकता है, भोजपुरी भी लिख कर आ सकता है। भोजपुरी की जगह आपका यहाँ पे मैथिली भी लिख कर आ सकता है, ठीक है। तो जरूर याद रखिएगा कि मगही को ही यहाँ पर क्या बोला जाता है, तो मगही को ही आपका भोजपुरी बोला जाता है। और इसी को ही आपका क्या बोला जाता है, तो इसी को ही यहाँ पे मैथिली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो मैथिली भी यही है, भोजपुरी भी यही है और मगही भी आपका यही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि हिंदी खड़ी बोली जो है ना किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। मागधी से हुई है, सौरसैनी से हुई है, ब्राह्मण से हुई है, या फिर आपका अर्ध मागधी से हुई है। तो आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि जो हमारी हिंदी की जो खड़ी बोली है ना, वो हमारी कहाँ से अपभ्रंश विकसित हुआ है, तो सौरसैनी से जो है वो हमारा अपभ्रंश अपभ्रंश जो है विकसित हुआ है। अगला देखिए कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों को पुनः संरचना की गई थी, कब करी गई थी। भाषा के आधार पर अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो राज्यों की क्या करी गई थी, यहाँ पे पुनर्संरचना भी करी गई थी। इस चीज़ को भी सभी लोग यहाँ पर याद रखिएगा। और ये आपकी कब करी जाती है ये भी यहाँ पे याद रखिएगा कि सर भाषा के आधार पर अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है। तो आप लोग सभी लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि सर भाषा के आधार पर अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो 1956 में क्या हो जाता है, यहाँ पे आपकी पुनः संरचना जो है वो आपकी करी गई थी। अब कुछ बातों को यहाँ पे समझते हुए चलिए। देखो जैसे कि हमारा आज़ादी हो जाता है, आज़ादी के कई बार, ठीक है ना, आज़ादी के बाद ही आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि कई बार राज्यों का क्या होता है, यहाँ पे पुनर्गठन की मांग करी जाती है। लेकिन वो जो पुनर्गठन होता है ना, वो आपका 1953 में एक आपका संगठन बनता है जिसको हमारा क्या बोला जाता है, या फिर आयोग बनता है जिसको आपका एसआरसी आयोग बोलते हैं, ठीक है ना। कल को मान लो अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि किस आयोग के तहत यहाँ पर ये हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा कि 1953 में क्या बनता है, तो 1953 में आपका आयोग बनता है जिस आयोग का नाम क्या हो जाता है, जिस आयोग का नाम यहाँ पे एसआरसी आयोग हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आपका एसआरसी आयोग हो जाता है तो इसमें क्या कर दिया जाता है कि स्टार्टिंग में जो है कितनी भाषाएं होती हैं, स्टार्टिंग में आपकी 14 भाषाएं होती हैं। और 14 भाषाओं के आधार पर यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, 14 राज्यों को आपका विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से इस बात को याद रखेंगे कि 14 भाषाएं आपकी स्टार्टिंग में होती हैं। और कब ये आपका होता है, तो 1 नवंबर 1956 में होता है, ठीक है। आप यहाँ पर ये भी नोट करिएगा कि 1 नवंबर जो है 1956 में यहाँ पर होता है। और एसआरसी आयोग क्या होता है, यहाँ पे गठित होता है। यही आगे जाके यहाँ पर क्या करता है, भाषा के आधार पर जो है विभाजित करता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। किस तिथि में हिंदी को राजभाषा बनाने का यहाँ पे निर्णय लिया जाता है, तो सभी लोग याद रखेंगे कि 14 सितंबर जो है हिंदी दिवस के नाम से जाना जाता है। इसी दिन आपका क्या हो जाता है, हिंदी को राजभाषा का बनाने का निर्णय ले लिया जाता है। हिंदी की आदि जननी क्या है, प्राकृत है आपकी, पाली है, अपभ्रंश है, या फिर संस्कृत है। तो सभी को पता होगा कि हिंदी की जो आदि जननी है वो हमारी क्या हो जाती है, संस्कृत भाषा जो जो है वो यहाँ पे आदि जननी यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। चलिए हिंदी दिवस जो है वो आपका किस दिन मनाया जाता है, तो सभी को पता होगा जिस दिन हमारा यहाँ पे हिंदी भाषा को क्या करा गया था, हिंदी भाषा को आपका राजभाषा बनाया गया था। मतलब 14 सितंबर को हमारे यहाँ पे करा जाता है। हिंदी भाषा को राजभाषा कब बनाते हैं, अगेन हमारे साथ में रिपीट करते हुए चलिएगा। तो बोलेंगे सर 14 सितंबर 1949 को क्या हो जाता है, इसको राजभाषा भी बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा कि राजभाषा जो है वो हमारा कब बनाया जाता है, 14 सितंबर 1949 में आपको बनाते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, या फिर काव्य भाषा, या फिर आपका राजभाषा। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि हिंदी की जो विशिष्ट बोली ब्रज भाषा है वो आपका तकनीकी भाषा है, या फिर राष्ट्र की भाषा है, या फिर काव्य की भाषा है। तो कभी भी अगर काव्य वगैरह को पढ़ेंगे ना, तो ब्रज भाषा को आपका क्या बोला जाता है, तो ब्रज भाषा को आपका काव्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है। अब क्यों काव्य भाषा के नाम से जाना जाता है, इस चीज को याद रखिएगा।
बहुत से कवि आपके ऐसे हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या करे हैं, जिन्होंने इस भाषा में आपके दोहे लिखे हैं, ठीक है ना। आप लोग सभी लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि बहुत से कवि ऐसे हुए हैं जिनके द्वारा क्या लिखे गए हैं, दोहे लिखे गए हैं, ठीक है, छंद आपके लिखे गए हैं। उसी के अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो गीत आपके कई लिखे गए हैं, ठीक है। इसी के अलावा यहाँ पे कविता लिखी गई है, ठीक है। एक चीज नहीं, कई चीजें यहाँ पर हुई है, कविता भी इसी के द्वारा लिखी गई है। तो एक तरीके से आप यहाँ पर समझते हुए चलो कि काफी गहरा असर जो है वो हमारी भाषा में यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे, काफी गहरा असर भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसीलिए आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि इसको काव्य भाषा बोला जाता है। और काव्य भाषा के आधार पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो काव्य भाषा के आधार पे आप ये समझते हुए चलिए कि बेसिकली आप यहाँ पर समझो कई आपके ऐसे लेखक भी हुए हैं जिनके द्वारा ये आपकी बोली गई है काव्य भाषा। जैसे कि सूरदास जी आपके हो जाते हैं, ठीक है। सूरदास जी के बारे में सभी को पता होगा, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। कबीरदास जी आपके यहाँ पे हो जाते हैं, बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। तो ये किस भाषा के कवि थे, तो ये आपके ब्रज भाषा के कवि थे। और ब्रज भाषा एक तरीके की आपकी काव्य भाषा बोली जाती है, ठीक है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, राजभाषा, विभाषा, तकनीकी, राज या फिर राष्ट्रभाषा। देखो सभी को पता है कि हमारी जो भारतवर्ष की जो हमारी यहाँ पर क्या है, हिंदी जो है वो हमारी क्या हो जाती है, राजभाषा हो जाती है, ठीक है ना। चलिए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती या फिर आपका भारोपीय। तो सभी लोग याद रखिएगा कि भारोपीय क्या हो जाती है, हमारी राजभाषा का परिवार की हिस्सा है, ठीक है। अगला देखिए आपके सामने यहाँ पर क्या दिया गया है कि असंख्य कीर्ति रश्मियां विकर्ण दिव्य दहासी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है, ठीक है। पंक्ति आपको दे रखा है और आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें जो आपका अलंकार दिया गया है वो आपका कौन सा अलंकार दिया गया है। क्लास को जरा सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं करा है तो सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ को याद रखेंगे कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे जरूर जुड़ जाएंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल, इसमें डिस्क्रिप्शन पे लिंक पर अगर आप जाएंगे तो आपको जो हमारा चैनल, जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको मिल जाएगा। तो ईजिली आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है वो आप जुड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे बताइए कि कौन सा वाला अलंकार जो है वो आपका इसमें दिख रहा है, ठीक है। फिर से एक बार आपके सामने क्वेश्चन लिखा हो कि असंख्य कीर्ति रश्मियां विकर्ण दिव्य दहसी, इस पंक्ति में जो है वो आपको बताना है कि भाई कौन सा जो अलंकार है वो आपका यहाँ पे छिपा हुआ है, ठीक है। रूपक अलंकार छिपा है, श्लेष अलंकार छिपा हुआ है, या फिर आपका यहाँ पे, ठीक है, या फिर आपका उपमा छिपा हुआ है, या फिर आपको प्रेरक छिपा हुआ है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए। देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो कौन सा अलंकार छिपा है, तो उपमा अलंकार आपका हो जाएगा कि ईश्वर की सहायता से सबसे बड़ी होती इस वाक्य के लिए आपका लोकोक्ति है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए कि इस वाक्य के लिए जो आपका लोकोक्ति है वो आपको बताना है कि कौन सी लोकोक्ति जो है इस वाक्य के लिए आपका प्रयोग हो रही है, ठीक है। देखिए, ईश्वर की सहायता जो है ना सबसे बड़ी होती है, जितने मुंह उतनी बातें होता है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, या फिर आपका यहाँ पे दीपक सोलर अंधेरा, या फिर छोटा मुंह बड़ी बात। देखो ईश्वर की अगर सहायता कर रहा है ना, अगर आपकी ईश्वर कहीं पे सहायता कर रहा है, यकीन मानना ये कहावत एक बहुत अच्छी कहावत है कि जाको राखे साइया कि मार सके ना कोई। जिसका ध्यान अगर ऊपर वाला रख रहा है ना तो उसको कोई भी यहाँ पे मारने वाला पैदा नहीं हुआ है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर इसका मतलब इसका किसकी लोकत्ति हो जाती है कि ईश्वर की सहायता जो है ना सबसे बड़ी होती है। जिसके ऊपर अगर ईश्वर का हाथ होता है ना तो यकीन मानना उसको कोई जो है यहाँ पे मार नहीं सकता है। तो ये बात सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता होगी। निम्न में से किस शब्द में आपका इत प्रत्यय जो है प्रयुक्त हुआ है, सतीतत्व में आपका प्रयुक्त हुआ है, या फिर बचत में हुआ है, या फिर हर्षित में हुआ है, या फिर आपका खपत में हुआ है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे कि जो इत है वो आपका किस में हो रहा है, सतित्व हो रहा है, बचत हो रहा है, हर्षित हो रहा है, खपत हो रहा है, ठीक है। तो आपको एक बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सर जो प्रत्यय है ना वो हमारा कहाँ पर लगता है, तो प्रत्यय जो है वो हमारा पीछे लगता है। सतित्व में आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पे पहले ही आपका आ रहा है, पीछे जो है वो आपका वह आ रहा है। बचत, तो बचत में भी आपका इत नहीं आ रहा है, ठीक है। खपत में भी नहीं आ रहा, हर्षित में क्या हो रहा है आपका इत आ रहा है। तो इसका मतलब सी वाला जो है वो आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से भाववाचक का उदाहरण आपको बताना है, इसमें से क्या नहीं है। मुझसे चला नहीं जा सकता है, मुझसे बैठा नहीं जा सकता है, आम खाया जाता है, या फिर राम से टहला नहीं जाता है। तो इसमें भाववाचक का आपको उदाहरण बताना है, कौन सा वाला हो जाएगा। तो आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि भाववाचक जो है वो आपका क्या होता है, ठीक है। देखो ये एक तरीके से आपका क्रिया का एक ऐसा रूप होता है जिसमें क्या हो जाए, जिसमें भाव जो है ना वो आपका प्रधान हो, उसी को आपका क्या बोला जाता है, भाववाचक बोला जाता है। मुझसे चला नहीं जाता है, मुझसे बैठा नहीं जाता है, या फिर आम खाया जाता है। तो यहाँ पे क्रिया का जो है बोध हो रहा है किसमें, आपका आम में,
ठीक है। तो आम खाया जाता में हमारा क्या हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर याद रखोगे ये जो सी वाला है वो हमारा सही उत्तर होगा। प्यूली आपको बताना है कि क्या है। प्यूली के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो बरसात में उगने वाला पौधा है, सर्दियों में पिए जाने वाला पेय है, या फिर बसंत में उगने वाला यहाँ पे पीला फूल है, या फिर गर्मियों में छाए देने वाला पेड़ है। तो आप लोग याद रखिएगा प्यूली जो है वो बसंत में उगने वाला क्या हो जाता है, यहाँ पे पीला फूल हो जाता है। अश्व का पर्यायवाची शब्द जो है वो आपको बताना है क्या नहीं है, घोड़ा नहीं है, खर नहीं है नहीं है, या फिर आपका तुरंग नहीं है। तो अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि सर जो यहाँ पे खर हो जाता है ये हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि खर जो है वो किसका पर्यायवाची है, तो ये आपका गधा का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, चलिए। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में माना जाता है, रोमन में माना जाता है, फारसी में माना जाता है, ब्राह्मणी में माना जाता है, या फिर आपका खरोष्ट में माना जाता है। ठीक है, तो जो देवनागरी लिपि है इसका जो यहाँ पे माना जाता है किसमें, ब्राह्मणी में, खरोष्ट में। तो आप लोग सभी को पता होगा कि खरोष्ट सॉरी ब्राह्मणी में क्या हो जाता है, इसका विकास जो है माना जाता है। ठीक है, चलो अगला देखेंगे हमारे सामने क्या है कि सूर्य से लगभग आपका कितनी दूर है। सूर्य जो है पृथ्वी से आपको बताना है कि लगभग जो है ना वो आपका कितनी दूरी पर हो जाता है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। 50 मिलियन दूरी पर आपका हो जाता है सूर्य स्थित। ठीक है, चलिए। सूर्य पृथ्वी से जो है लगभग आपका कितना दूर है, 50 मिलियन दूर है, 20 मिलियन दूर है, 150 मिलियन दूर है, या फिर आपका 100 मिलियन दूर है। तो सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि 150 मिलियन क्या हो जाता है, यहाँ पे दूरी पर हो जाता है। ठीक है, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम हो जाता है, ये आपको बताना है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो सबसे दक्षिणी जो आपका सिरा है वो हमारा क्या हो जाता है, इंदिरा पॉइंट हो जाता है। ठीक है, दक्षिण का जो सिरा है उसको हमारा क्या बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। तो यहाँ तक सभी लोग इसको याद रखेंगे कि इंदिरा पॉइंट क्या है। और इसी के अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं और इंदिरा कोल है वो आपका क्या हो जाता है, देखो इंदिरा पॉइंट जो है ना वो आपका सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, यहाँ पे दक्षिण का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, केप ऑफ फूड हो जाता है वो यहाँ पे अफ्रीका का क्या हो जाता है, दक्षिण का हिस्सा हो जाता है। इसी तरीके से अगर इंदिरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो भारत का क्या हो जाता है, तो भारत का दक्षिण हिस्सा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेंगे कि हाँ सर हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, भारत का जो आपका दक्षिण हिस्सा है यहाँ पर इसको बोला जाता है। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा समझो यहाँ पे, इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हो सकता है किसी किसी के मन में यहाँ पर ये भी आया होगा कि सर इंदिरा कॉल भी तो हो सकता है, लेकिन बच्चा इंदिरा कॉल नहीं है। इंदिरा कॉल जो है ना वो हमारा क्या हो जाता है, तो ये आपका सियाचिन में स्थित हो जाता है। और इंदिरा कॉल जो है वो आपका क्या है, तो ये उत्तर का क्या हो जाता है, यहाँ पे हिस्सा हो जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो ये आप याद रखिएगा कि इंदिरा कॉल जो है वो आपका काकोरम जो रेंज है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, जो हमारी काकोरम रेंज है, इस काकोरम रेंज का यहाँ पर क्या बोला जाता है, तो काकोरम रेंज में आपका यहाँ पे पूर्व में क्या हो जाता है, यहाँ पे इंदिरा कॉल जो है वो आपका स्थित हो जाता है। ठीक है, तो पूर्वतम पॉइंट अगर आपसे पूछे तो आप लोग याद रखिएगा कि हमारा इंदिरा कॉल हो जाता है। अगर आपसे यहाँ पर पूछे कि दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि दक्षिणतम पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पे इंदिरा पॉइंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कल को मान लो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कैलेमेर पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, तो आप लोग यहाँ पर ये भी नोट कर लीजिएगा कि कैलीमेर जो हमारा पॉइंट हो जाता है वो हमारा कहाँ पर हो जाता है, तो कैलीमेर जो पॉइंट है वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा यहाँ पे तमिलनाडु में हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि ये जो है वो हमारा कहाँ पर है, तो ये हमारा यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है। अगला है कि भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन मिल्क के नाम से जाना जाता है, या फिर जो है वो आपका यहाँ पे ऑपरेशन डेयरी के नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, या फिर आपका ऑपरेशन डैम के नाम से जाना जाता है। तो सभी लोग इस चीज को याद रखेंगे कि जो हमारा श्वेत क्रांति है इसको किस नाम से हमारे भारत के अंदर जानते हैं, तो ये ऑपरेशन फ्लड के नाम से क्या हो जाता है, श्वेत क्रांति को यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलेंगे सर बिल्कुल समझ गए। सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन कौन सी परियोजना बनाई गई, नागार्जुन परियोजना बनाई गई, हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, या फिर सरदार सरोवर बांध। तो आप लोग सभी लोग इस चीज को याद रखिएगा कि सतलुज नदी जो है ना, इस नदी में अगर जल विद्युत के उत्पादन के बारे में बात करते हैं तो हमारी कौन सी परियोजना जो है वो आपकी बनाई जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे कि भाखड़ा नागल परियोजना जो है बनाई जाती है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो सामान्य नाम है वो आपका क्या है, दाशमीत चूना है, सफेद विटाल है, या फिर आपका कॉर्टेज, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो सिलिकॉन ऑक्साइड के बारे में अगर बात करते हैं तो इसका एक नाम क्या हो जाता है, सामान्य नाम जो है वो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, कॉर्टेज इसको फोर्ड भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, आपका फोर्ड भी बोला जाता है। तो फोर्ड या फिर कॉर्टेज जो है वो इसका क्या हो जाता है, नाम हो जाता है। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि किसकी जांच विडाल टेस्ट में की जा सकती है, टाइफाइड बुखार की, क्षय रोग की, एड्स की, या फिर आपकी कैंसर की। तो यहाँ पे बताइए कि किसकी जो है यहाँ पे जांच विडाल जो है टेस्ट में की जा सकती है, टाइफाइड बुखार की जो है जांच विडाल यहाँ पर करी जा सकती है। ठीक है, चलिए। विश्व आपका मौसम विज्ञान WMO की प्रथम महासचिव कौन बनी थी, आपको बताना है। ठीक है ना, WMO की प्रथम महासचिव के बारे में बात करते हैं, सेलेस्ट साउलो जो है वो यहाँ पे बनी थी। ठीक है,
WMO के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं कि WMO जो है वो आपका क्या है, कब यहाँ पर हुआ था। सबसे पहला चीज आप लोग यहाँ पर याद रखोगे कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं तो 1950 में क्या होता है, इसकी स्थापना होती है, ठीक है ना। क्या हो जाता है आपकी यहाँ पे 1950 में क्या हो जाता है, इसकी स्थापना होती है। 1950 में क्या होता है, आपका स्थापना होता है और इसका मुख्यालय जो है वो आपका कहाँ पर हो जाता है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि सर स्विट्जरलैंड के अंदर क्या हो जाता है, इसका मुख्यालय हो जाता है। ये तो चलो पहले यहाँ पे महाध्यक्ष या फिर महासचिव के बारे में पूछ रहा है। अगर आपसे हाल फिलहाल के यहाँ पे अभी के महासचिव के बारे में पूछ ले तो आप लोग याद रखिएगा कि अब्दुल्ला अल मंडाउस जो है वो यहाँ के क्या हो जाते हैं, महासचिव हो जाते हैं, ठीक है ना। अभी ठीक है, अगर फिलहाल के अभी आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि अब्दुल्ला अल मडाउस जो है वो आपके यहाँ पर क्या हो जाते हैं, अल मडाउस जो है वो यहाँ के इस समय प्रेजेंट के क्या हो जाते हैं, महासचिव हो जाते हैं, ठीक है। वर्तमान के महासचिव के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी आप नोट करते चलिएगा। देखो वर्तमान के महासचिव जानना क्यों जरूरी है। अब मान लो कि प्रश्न आपका पहले पूछा गया है, ठीक है, आपका पहले जो है PYQ में पूछा गया होगा, अगर नहीं भी पूछा गया होगा तो प्रश्न के आधार पर समझो, आप किसी को एग्जाम भी देने के लिए बैठोगे, अगर आपसे WMO के बारे में पता करा गया तो आपको उसका ये पता होना चाहिए कि उसकी स्थापना कब हुई थी और उसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है, और भी प्रेजेंट के जो उसके महासचिव है वो कौन है। पहले महासचिव और प्रेजेंट के महासचिव के बारे में ही आपको याद रखना होता है, ठीक है। चलिए, हाल ही में क्रिकेट टीम टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का जो खिताब है वो किसने जीता था, तो सभी को पता होगा कि 2023 का जो खिताब है वो यहाँ पे कौन जीतता है, ऑस्ट्रेलिया जीतती है, और एकदम आज तक आप बुला भी नहीं पाए होगे, ठीक है। SCO का 9वां स्थायी सदस्य जो है वो आपको बताना है यहाँ पे कौन बना है। तो आप लोग याद रखिएगा कि SCO का जो 9वां स्थायी सदस्य है वो यहाँ पर कौन बनता है, तो इसका जो 9वां स्थायी सदस्य है वो आपका ईरान बनता है। अब SCO क्या है ये भी जरा हम आपको बता देते हैं। SCO के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपका संघाई सहयोग संगठन जो है इसका यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। संघाई सहयोग संगठन जो है इसका फुल फॉर्म है, सभी को पता होगा। असल में SCO में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ना तो वर्तमान में जो है ना टोटल आपका 8 देश जुड़ा हुआ है। कितना देश जुड़ा है, तो सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि 8 देश जो है ना वो यहाँ पे वर्तमान में जुड़ा है। उन 8 देशों के बारे में भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो कजाकिस्तान जो है वो आपका नंबर 1 पर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, कजाकिस्तान हो जाता है। फिर आपका चाइना हो जाता है, ठीक है। कग्रिस्तान हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है आपका, कग्रिस्तान जो है वो भी आपका यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका रशिया हो जाता है, ठीक है, वो भी आपका क्या हो जाता है, इसका हिस्सा है, ठीक है। तजाकिस्तान जो है वो भी आपका इसका हिस्सा है, ठीक है ना। तजाकिस्तान जो है वो आपका यहाँ पे इसका हिस्सा हो जाता है। उज्बेकिस्तान जो है वो भी आपका यहाँ पर इसका हिस्सा हो जाता है, ठीक है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पे भारत भी जो है वो भी क्या हो जाता है, यहाँ पर इसका हिस्सा हो जाता है। और इसी के साथ साथ जो हमारा यहाँ पे अगला कंट्री जो है, ठीक है, पाकिस्तान क्या हो जाता है, इसका हिस्सा हो जाता है, ठीक है। तो 8 कंट्री यहाँ पर क्या हो जाते हैं, इसके हिस्से हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो बाकी देशों को यहाँ पे अलग यहाँ पे शामिल करा जाता है, जिसमें से आपका अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया है, ठीक है। लोक नृत्य चेराब का मुख्य रूप से भारतीय राज्य में कहाँ से संबंधित, चेराब जो है वो आपको बताना है कहाँ से संबंधित हो जाता है, ठीक है। उड़ीसा से, बिहार से, मिजोरम से या फिर आपका गोया से। तो आप लोग याद रखेंगे कि मिजोरम से क्या हो जाता है, यहाँ पे चेराब का संबंध हो जाता है, ठीक है। चलिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का संस्करण में जो है विजेता जो है राज्य आपको बताना था कौन सा बना था। तो आप लोग सभी लोग इस चीज़ को याद रखिएगा कि यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो असम और महाराष्ट्र क्या बनता है, यहाँ पे इसका विजेता बनता है, ठीक है। जानकी प्रसाद का संबंध कथक में किस घराने से है, बरसाना घराना, लखनऊ घराना, रायगढ़ घराना या फिर आपका जयपुर घराना, ठीक है। तो आप लोग याद रखोगे कि बनारस घराना से क्या हो जाता है, संबंध इनका हो जाता है। फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई जो है कितनी होती है, तो 110 मीटर की क्या होती है, टच लाइन की यहाँ पे अधिकतम लंबाई होती है। जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर जो है वो आपको बताना है कितनी थी, ठीक है। 65.46% हो जाता है वो यहाँ पे हो जाती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ, तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आपके कहीं भी बन सकते हैं, ठीक है ना। द्वितीय विभाजन के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो द्वितीय विभाजन जो है वो आपका क्या हुआ था, दिल्ली का जो अधिवेशन हुआ था 1918 में, इसमें क्या होता है, तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि 1918 के दिल्ली के जो आपके अधिवेशन होता है कांग्रेस का, इसमें क्या हो जाता है, इसका द्वितीय विभाजन होता है, ठीक है। चलिए, अब जरूरी क्या हो जाता है कि भाई जब ये 2000 आपका 1918 का ही जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ, सभी को पता है कि सर दिल्ली में हुआ, और इसके जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा यहाँ पर क्या करी जा रही थी, अध्यक्षता जो है वो आपकी करी जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा आपकी क्या करी गई थी, यहाँ पे इसकी अध्यक्षता भी करी गई थी, ठीक है। चलिए,
इसके बाद के दो और यहाँ पर याद रख लीजिए कि एक 1919 वाला जो है वो आपका कहाँ पर होता है, आपके सामने लिखा हुआ अमृतसर में होता है। इसकी अध्यक्षता जो है किसने यहाँ पर करी थी, तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पर क्या करी गई थी, अध्यक्षता जो है वो आपकी करी गई थी। ठीक है, नागपुर अधिवेशन के बारे में बात करते हैं तो 1920 में आपका नागपुर अधिवेशन हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता है किसके द्वारा, श्री विजय राघवाचार्य के द्वारा करी गई थी। ठीक है ना, इसके द्वारा यहाँ पे श्री विजय राघवाचार्य के द्वारा यहाँ पर क्या हो जाती है, तो इनके द्वारा जो आपकी अध्यक्षता है वो आपकी करी जाती है। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, एनी बेसेंट के द्वारा, सरोजिनी नायडू के द्वारा, मैडम भिकाजी कामा के द्वारा, या फिर आपका कदम्बनी गांगुली के द्वारा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, तो सभी को पता होगा एनी बेसेंट के द्वारा करा गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है, आपको बताना है किसमें ये जो चीज जो है वो आपकी लिखी गई है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमारा कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो अनुच्छेद 20 के अंदर जो है वो आपकी यहाँ पर नोट डाउन। ठीक है, अब देखो रीजनिंग का पोर्शन आ जाता है। रीजनिंग का पोर्शन आपके सामने है। चलिए, रीजनिंग का पोर्शन जो है वो आपके सामने आ चुका है। वो आपसे देखो बोल कह रहे हैं, सीधा सीधा मतलब समझो कि जो 11, 13, 17 के बीच में जो रिलेशन होगा ना, वही ठीक आपका 4 ऑप्शन में से किसी एक में रिलेशन जो है बैठा होगा, और वही आपको देखना है। भाई आप यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, अगर हम 11 को देख रहे हैं, 13 को देख रहे हैं, 17 को देख रहे हैं, आपके दिमाग में पहले क्या आया होगा कि सर 2 का गैप है, 4 का गैप है। तो भाई 9, 25, 17 में क्या 2, 4 का गैप चल रहा है? बोलेंगे सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस हिसाब से तो आप ये बोल दोगे सर 29, 31, 33 वाला सही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई कहेंगे सर बिल्कुल होगा। 61, 63, 65 वाला भी हो सकता है सही। तो मतलब ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, 2, 4, 5, 2 या 4 का गैप जो है वो आपका बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होगा। अब इस सवाल में बड़े ध्यान से एक चीज देखना कि ये जो संख्या है ना, ये संख्या आपको क्या दे रखी है, यहाँ पे भाज्य संख्या दे रखी है। ठीक है ना, क्या दे रखा है ये आपको यहाँ पर, भाज्य संख्या दे रखा है। तो जब ये आपके सामने अभाज्य संख्या दे रखा है, अभाज्य संख्या अगर हमारे सामने यहाँ पर दिया गया तो अभाज्य संख्या का ग्रुप कौन सा है, तो बोलेंगे सर ये तो 5 से कट हो रहा है, तो मतलब तो ये आपका हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पे 3 से भी आपका कट हो रहा है। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, ये हमारा 11 से कट हो रहा है। ठीक है ना, कितने से कट हो रहा है, तो ये आपका 11 से कट हो रहा है। उसके बाद में देखो जरा, ये हमारा 5 से यहाँ पे कट हो रहा है। क्या इसमें कोई भी ऐसी संख्या जो किसी से कट हो रही है? बोलेंगे सर इसमें कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है जो किसी भी नंबर से आपका कट हो रहा होगा। तो कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि सर ये जो सी वाला है वो हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे कि शिक्षिका माता स्त्री है यहाँ पे। अब एक चीज को बड़े ध्यान से बताना जरा हमको, बेन आरेख वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा आसान होता है। कैसे आसान होता है इस चीज को समझो। अगर हम सभी के सभी माताओं के बारे में बात करते हैं तो जितनी की जितनी माता हैं, सभी के सभी माताएं आपकी कौन होती हैं? तो बोलेंगे सर सभी माता जो हैं वो यहाँ पे स्त्री होती हैं कि नहीं होती हैं? बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। अब उसमें से क्या होता है कि कुछ जो है ना वो आपकी शिक्षिका होती हैं, कुछ जो है वो किसी और वर्ग में होती हैं, कुछ जो है वो आपकी किसी और वर्ग में होती हैं। तो कहने का मतलब समझो कि कुछ माता आपकी शिक्षिका हो सकती हैं और कुछ स्त्री भी जो है वो यहाँ पे शिक्षिका हो सकती हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि सर ये जो हमारा डी वाला ऑप्शन दे रखा है ना, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14R आपके सामने क्या दिया गया है, यहाँ पे 14R दे रखा है। फिर उसके बाद आपसे बोल रहा है S6। ठीक है, यहाँ पे भाग का निशान लगा लीजिएगा। और आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। मतलब P का अर्थ जो है वो आपका प्लस हो जाता है, Q का अर्थ माइनस है, R का मतलब मल्टीप्लाई है, S का अर्थ आपका डिवीजन है। हमने कहा ठीक है, 14 जमा हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, 14 और 9 का अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हमें यहाँ पर कितना मिलता है, तो हमारे पास 126 निकल के आता है। ठीक है, एस का मतलब हमें बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है कि इसका मतलब 6 हो जाता है। तो हमारे पास डिवीजन में क्या रहेगा, यहाँ पर 6 रहेगा। पी का मतलब हमारे पास क्या बोला जा रहा है, प्लस बोला जा रहा है, पी में 40 रहेगा। क्यू का मतलब जो है -11 बोला जा रहा है। तो 126 को अगर हम 6 से भाग देंगे तो हमें यहाँ पर कितना बचेगा, बोलेंगे सर 21 हो जाएगा। 21 + 40 माइनस कितना हो जाएगा, 11। तो बराबर हमारे पास कितना आंसर यहाँ पे बनेगा, तो बोलेंगे सर 50 जो है वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। अब एक चीज को बड़े ध्यान से देखना, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताने से पहले एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखो कि अगर हम सी से एफ तक जा रहे हैं, ठीक है, एक चीज को यहाँ पर देखो ये अगर आप CRU देखोगे तो कुछ भी यहाँ पर नहीं बन रहा है ना। तो बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। सी से एफ तक जा रहे हैं, प्लस का हमारा क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। एफ से आई तक जा रहे हैं तो प्लस का 3 हो रहा है। तो मतलब हमारे जो यहाँ पे फॉलो हो रहा है ना, वो +3 फॉलो हो रहा है। ठीक है, इस चीज को आप यहाँ पर याद रखेंगे। इस पूरे में जो आपका फॉलो हो रहा है वो आपका +3 फॉलो हो रहा है। यहाँ पर देखोगे तब भी +3 फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे -3 फॉलो हो रहा है। तो इसके बाद +3 करना चाहिए, -3 करना चाहिए। एक चीज बड़े ध्यान से देखो कि भाई +3 फॉलो हो रहा है ना, +3 के बाद +3 उन्होंने कर दिया,
तो जब पहले -3 हुआ है तो इसके बाद में भी क्या होगा, तो बोलेंगे सर माइनस का 3 होगा, और ओ से अगर हम लोग यहाँ पे -3 कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे एल मिलेगा, मतलब पहला वाला जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। इसी तरीके से बताइए कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। देखो भाई 11 अट्ठे हमारे पास कितना होता है, तो बोलेंगे सर 11 अट्ठे हमारा 88 होता है ना। होता है कि नहीं होता है, कहेंगे सर बिल्कुल हमारा 11 अट्ठे कितना होता है, 88 होता है। और 88 का मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे 5 से करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो बोलेंगे सर हमारा 440 होगा कि नहीं होगा, कहेंगे सर बिल्कुल यही होगा। ठीक है, तो मतलब जो पहले में फॉलो हुआ है वही हमारा तीसरे वाले में भी तो फॉलो होगा, कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। अब 7 का मल्टीप्लाई आप यहाँ पर 14 से कर दीजिए, 14 सत्ते कितना होता है, तो बोलेंगे सर हमारा 108 होता है। ठीक है, 108 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग यहाँ पे 5 से करेंगे तो हमें देखो कितना मिलता है, 108 का मल्टीप्लाई अगर आप 5 से कर दोगे तो भाई सीधी सीधी बात है 8 पंजे हमारा 40 होता है। 40 जो है वो आपको बताना है कौन से वाले ऑप्शन में हमारा हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 640, मतलब बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, करना कुछ नहीं है, पूरा भाग कहीं पर भी ना देके देखो, सीधा यूनिट डिजिट अप्लाई करो और देखो आंसर हमारा क्या आ रहा है, तो बोलेंगे सर बी वाला 640 वाला आंसर है, और यही जो है वो हमारा यहाँ पे सीधा सीधा इसका क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलेंगे सर बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि टी के एन और एल नामक दो बेटे हैं। देखो बहुत अच्छे ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपके बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। दिमाग आपका शार्प तो होना इसमें जरूरी है, और लगाने में भी आपको बहुत ज़्यादा मजा आता है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में, या फिर एक एक लाइन पढ़ पढ़ के ना यहाँ पे इसका सोल्यूशन लगाया करो। ठीक है, यहाँ पे दो बेटे हैं, एक है एन और एक है एल। हमने कहा ठीक है भाई, यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो टी है इसके दो बेटे हो जाते हैं, एन हो जाता है एक बेटा, और एक बेटा क्या हो जाता है, एल हो जाता है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है कि टी के दो बेटे यहाँ पर हैं, तो मतलब तो हमें ये पता है कि टी इनका क्या है, यहाँ पे पिता है। ठीक है, सीधी सीधी बात है, बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। एस पिता का एक लौता बेटा है। ठीक है, एस जो है अपने पिता का एक लौता बेटा है, यहाँ पे बात चल रही है एस के बारे में। एस यहाँ पे एक लौता बेटा है अपने पिता का, आर और एस टी के पौत्र हैं। अब यहाँ पे एक आर भी है, ठीक है ना, एक आर भी है, आर भी यहाँ पर किसी का लड़का है, लेकिन एस जो है वो एक लौता लड़का है। अब ये आर और एस यहाँ पर क्या बोले जा रहे हैं, इसके पौत्र बोले जा रहे हैं भाई। ठीक है, मतलब इसके क्या हो जाते हैं, पोते हो जाते हैं। चलो भाई, आर और एस टी के पौत्र हैं, ठीक है ना। पी जो है एल की पत्नी है। अब यहाँ पे पत्नी आ जाती है किसकी, यहाँ पे पत्नी आ जाती है, पी जो है यहाँ पर क्या हो जाती है, पत्नी हो जाती है किसकी, एल की पत्नी हो जाती है। एम जो है यहाँ पर एस की माँ है, एम जो है यहाँ पर क्या हो जाती है, एम जो है यहाँ पर माँ हो जाती है, एम किसकी माँ यहाँ पर हो जाती है, एस की माँ हो जाती है। ठीक है, तो मतलब एन की यहाँ पर पत्नी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई क्या है कि एम एस की माँ है, एम जो है यहाँ पर एस की माँ भी है, ठीक है ना, इसकी क्या हो जाती है, यहाँ पर माँ हो जाती है। तो मतलब ये जो एस है ना, ये यहाँ पर क्या है, एक लौता लड़का आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, अपने पिता का एक लौता लड़का है, तो एस जो है एन का यहाँ पर क्या हो जाता है, एक लौता लड़का हो जाता है। तो बचा हुआ जो आर है, आर मतलब टी का पोता है, तो आर किसका लड़का हो जाएगा, तो आर जो है वो आपका एल और पी का लड़का हो जाएगा। और एन का आर से क्या संबंध हो जाएगा, जो एन है वो आर का यहाँ पर क्या लगेगा, चाचा लगेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि आर का एन से क्या संबंध है, तो आर यहाँ पे क्या लगता है, एन का भतीजा लगता है। क्लियर हो गया होगा सभी को, ध्यान से समझना। एक एक इसमें जो यहाँ पे लाइन दे रखी ना, लाइन बाई लाइन इसको सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हमारे सामने क्या है कि SUPERWSH इसका जो रिलेशन दे रखा है सुपर वॉश का, इस वाले से दे रखा है। एंटीसेप्टिक का आपको रिलेशन बताना है किससे होगा। आप सुपर वॉश और UWRGTYCUJ के बीच में यहाँ पे रिलेशन देखो क्या बैठ रहा है। ठीक है, जो इनमें रिलेशन बैठ रहा होगा वही ठीक रिलेशन आपका एंटीस्पेटिक में भी आपका बैठेगा। एस से अगर आप प्लस का 2 करते हो यू आता है, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अगर इस पूरे में देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 ही तो फॉलो हो रहा है, कहेंगे सर बिल्कुल यहाँ पर क्या चल रहा है, +2 का जो रिलेशन है वो यहाँ पे चल रहा है। उसी तरीके से एंटीस्पेक्टिक में भी क्या होगा, +2 का रिलेशन चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, कहेंगे सर बिल्कुल हमारा यही चलेगा। अब CPV तक तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हमने A देख लिया, N देख लिया, T देख लिया, हमें पता CPV हमारा आ रहा है, तो मतलब हमारे पहला और दूसरा वाला कोई एक ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अब देखो CPV के U फिर आपका G आ जाता है। अगर हम बात करते हैं फिर आपका यहाँ पे R आ जाता है, तो 7 तक तो आपके सेम है, A 1 2 3 4 5 6 7, P तक तो आपका सेम है। P से +2 करने पर हमें कितना मिलता है, P से +2 करने पर R मिलता है। लेकिन राजा बेटा T से +2 करने पर हमको R नहीं मिलता है। ये जो हमारा T दे रखा है ना, T से +2 करने पर हमको R नहीं मिलता है, T से +2 करने पर हमको V मिलता है। तो A वाला जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे
सही उत्तर हो जाएगा। हमेशा याद रखो कि एग्जाम के अंदर जितना शॉर्ट आप क्वेश्चन को कर सकते हो, जितने शॉर्ट तरीके से आप उसको सोल्यूशन निकाल सकते हो, तभी जो है वो क्वेश्चन आपका बहुत बेहतर तरीके से आप यहाँ पे उसको अरेंज कर सकते हो, बहुत बेहतर तरीके से उसका जो सोल्यूशन है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताना है कि हमारा सही उत्तर जो है वो आपका क्या होगा। 11 का रिलेशन 14 से है, 14 का 26 से, 26 का 53 से, 53 का 101 से है, 101 का आपका रिलेशन पूछ रहा है किससे होगा। ठीक है, अब एक चीज को बड़े ध्यान से यहाँ पर देखना, 11 + 3 हमारा 14 होता है, 14 + 26 हमारा कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, और 26 + 53 हमारा कितना हो जाता है, तो बोलेंगे सर 27 का गैप है यहाँ पे। ठीक है ना, 53 और 101 में अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हमारा यहाँ पे 48 का गैप है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, 3 12 27 48 ये हमारा जो है यहाँ पे चल रहा है। इसके बाद हमको नहीं पता है कि कितना जोड़ेंगे कि जो हमारा आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर जो है यहाँ पे जुड़ सकता है, हमने कहा कोई बात नहीं। अगर 3 से 12 के बीच में देखेंगे तो हमारा 9 का गैप हो रहा है, 12 से 27 के बीच में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 15 का गैप हो रहा है। ठीक है, 27 से 48 के बीच में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 21 का गैप हो रहा है। भाई हमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है ना कि 9 15 21, मतलब 9 और 15 के बीच में हमारे पास 6 का गैप है। ठीक है, और 15 और 21 के बीच में 6 का गैप है, तो मतलब इसके बाद भी हम यहाँ पे 6 जोड़ेंगे ना। कहेंगे सर बिल्कुल हम लोग यहाँ पे 6 को जोड़ेंगे, 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 27 हो जाएगा। मतलब 48 में हम लोग यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, प्लस का 27 जोड़ेंगे। 48 में अगर आप 27 को जोड़ दोगे तो देखो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा। तो आसान भाषा में हमारा सीधा सीधा मतलब है कि कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे प्लस का 75 हो जाएगा। 101 में अगर हम लोग यहाँ पे 75 को जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलता है, तो कहेंगे सर 176 जो है वो हमारा यहाँ पे इसका आंसर होगा, बी वाला। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, जरा ये बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सभी के सभी कंप्यूटर आपके डेस्कटॉप हैं। हमने कहा ठीक है भाई, पहले कथन को देखा करो फिर उसके बाद वेन आरेख बनाया करो। सभी के सभी कंप्यूटर, ठीक है, क्या बोले जा रहे हैं यहाँ पे, डेस्कटॉप बोले जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है, कुछ कंप्यूटर जो है वो आपका लैपटॉप है। अब जो कुछ कंप्यूटर जो है ना वो हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे लैपटॉप हो जा रहा है। ठीक है, तो कुछ लैपटॉप जो है वो क्या हमारा डेस्कटॉप हो रहा है, ये जो कुछ लैपटॉप है वो हमारा डेस्कटॉप हो रहा है। बात भाई, बात को बड़े ध्यान से समझना है, 1 मिनट रुक जाना, गलती होगी इसमें। ठीक है, कुछ कंप्यूटर जो है वो आपका लैपटॉप है, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। अब देखो क्या कुछ लैपटॉप आपके डेस्कटॉप है, बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। या सभी डेस्कटॉप आपके लैपटॉप है, बोलेंगे सर बिल्कुल ही गलत बात है। तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा कि निष्कर्ष जो है पहला वाला अनुसरण कर। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए यहाँ तक, बोलेंगे सर बिल्कुल हम लोग यहाँ तक जो है अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से दे रखा है। एक आयताकार खेत का जो लंबाई है ना, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितने में दे रखा है, 4 और 3 में दे रखा है। अब अब यहाँ पे लिखा ये गया है यदि 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर पर, ठीक है ना, देखो 2 रुपए जो है ना यहाँ पे प्रति मीटर स्क्वायर पर लग रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो बोलेंगे सर 4x, और हमारे सामने कितना दिया गया है, 3x दे रखा है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, ना ही कोई दिक्कत परेशानी आपको होना भी चाहिए। चलिए, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि 2 रुपए जो ले रहा है ना पर मीटर स्क्वायर पर ले रहा है, और उसने करा कितना है, यहाँ पे टोटल जो उसने यहाँ पे लगाए 600 रुपया लगाया है। ठीक है ना, क्या कर रहा है, टोटल उसके द्वारा जो 600 रुपये लगाया गया है और पर मीटर स्क्वायर पर उसने 2 रुपये लिया था। तो मतलब जो खेत का आयतन रहा होगा वो कितना रहा होगा, तो वो आपका 300 मीटर स्क्वायर रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, 300 जो है वो हमारे यहाँ पर रहा होगा। अब देखो भाई, हमें बताना क्या है, खेत की लंबाई बतानी है, और खेत की लंबाई आप कैसे बता पाओगे जब खेत का आपको क्षेत्रफल पता होगा। खेत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, तो बोलेंगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई हमारा जो है खेत का क्षेत्रफल हो जाता है। अब लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब खेत का क्षेत्रफल हमारा 300 है, लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब 3x इंटू कितना है हमारे पास, 4x है। ठीक है, कितना हमें यहाँ पर मिल जाएगा, तो बोलेंगे सर 12x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, वो कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा, बराबर में आपका 300 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 300 बटा हमारे पास हो जाएगा 12। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, कहेंगे सर बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ तक समझ गए हैं कि ये जो है वो हमारा यहाँ तक सही उत्तर जो है वो आपका हो जाएगा। चलिए, क्लियर हो गया यहाँ तक, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो अगर 12 से अगर हम लोग यहाँ पे काटेंगे तो देखो हमें कितना मिलेगा, 2 छंग हमारा यहाँ पे 12 होता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, 2 तियाँ हमारा 6 रहेगा, और यहाँ पे आपका 75 हो जाएगा। 3 से अगर काटेंगे तो देखो 3 दूना 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, और एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25, और एक्स बराबर हमारे पास हो जाएगा 5। हमको बताना क्या था यहाँ पे, तो हमको खेत का लंबाई बताना था,
और लंबाई का अनुपात कितना था, 4x था, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 5, तो मतलब हमारा यहाँ पे 20 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, जरा सभी लोग बताइए। तो ऐसा कोई मुश्किल सवाल नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, बहुत ही ज़्यादा आपका आसान सवाल हो जाता है। और ये जो है यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर सीधा सीधा अगर हम इसके उत्तर के बारे में बात करते हैं तो ये जो है वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत या परेशानी किसी को भी, तो कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 रुपए है। यदि एक दुकानदार ने उस वस्तु को 30% के डिस्काउंट पर 30% के डिस्काउंट पर उसने बेचा है, तो उसको कितना यहाँ पे 15% का यहाँ पे हानि पर बेचा है। ठीक है, उसने क्या करा है, 30% का डिस्काउंट दे दिया, उसको क्या हुआ है यहाँ पे 15% का जो है वो आपका हानि उसको यहाँ पे झेलने को मिला है। ठीक है, बात को बड़े ध्यान से समझना, कितने परसेंट का उसको हानि यहाँ पर झेलने को मिला है, तो बोलेंगे सर 15% का जो हानि उसको झेलने को मिला है, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था। ठीक है, अब एक चीज को बड़े ध्यान से समझो कि हमारे पास जो वस्तु का अंकित मूल्य है वो कितना है, तो कहेंगे सर 850 रुपए है। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, उसका जो वस्तु का अंकित मूल्य है वो कितना दे रखा है, 850 रुपए दे रखा है। हमने लिख लिया यहाँ पे कि भाई 850 रुपए की क्या है हमारे पास यहाँ पे वस्तु है। ठीक है, इस पर क्या हुआ है, यहाँ पे 30% का डिस्काउंट दिया है, इस 850 रुपए की वस्तु पर 30% का डिस्काउंट दे रहा है। तो इसका जो 10% रहा होगा वो कितना रहा होगा, तो बोलेंगे सर इसका जो 10% है ना वो हमारा 85 रहा होगा। रहा होगा कि नहीं रहा होगा, कहेंगे सर बिल्कुल रहा होगा। 85 दिया हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 8 60 24 मतलब 240, और 5 दिया 15 255। 850 में से अगर हम यहाँ पे 255 को घटा देंगे तो हमें कितना यहाँ पे बचेगा, तो बोलेंगे सर 595 हमारा जो है यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना, कितना मिल जाएगा 595। जब उठा के उसने 30% का यहाँ पर क्या लगाया, 30% का उसने यहाँ पे डिस्काउंट दिया, मतलब 595 में बेची, तो उसको यहाँ पर कितना हुआ, 15% की हानि हुई। तो उसका जो क्रय मूल्य था वो आपको ज्ञात करना है कितना था। ठीक है ना, आपको क्या बताना है कि उसका जो क्रय मूल्य था, एक्चुअल जो उसका क्रय मूल्य था वो आपको यहाँ पे बताना है कि कितना क्रय मूल्य जो था वो यहाँ पे दिया गया। ठीक है, अब बताओ कि यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या हो सकता है। कोई दिक्कत या परेशानी यहाँ तक किसी को नहीं होगी। अब भाई 595 रुपए की चीज में उसको क्या हो रहा है, बेचने पर उसका क्या यहाँ पर हो रहा है, 15% की हानि हो रही है। तो हानि आपकी क्या होती है यहाँ पे, तो हानि ये बोलेंगे सर माइनस होता है हमारा 100 से। 100 से माइनस मतलब हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जरा ये बताइए, सॉरी 85 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कहेंगे सर बिल्कुल यही होगा। तो भाई 595 पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 85%, तो कितना हमारा निकल आएगा, तो बोलेंगे सर 700 रुपए क्या था उसका यहाँ पे क्रय मूल्य था। ठीक है ना, क्या था यहाँ पर, उसके 700 रुपए क्या हो जाता है यहाँ पे उसका क्रय मूल्य था। ठीक है, 700 रुपए उसका क्रय मूल्य हो जाता है। अंकित मूल्य उसका 850 था, कि जब आपने वो खरीदी तो वो आपको 700 की पड़ी थी। ठीक है, 850 उसका क्रय मूल्य था, आपने 30% के डिस्काउंट पर उसको बेचा, मतलब आपने 595 रुपए का बेचा, 15% की आपको हानि हुई, तो 700 जो है वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप ऑप्शन से भी लगा सकते थे। ऑप्शन में जहां पर आप देखते कि कहां से आपका 15% कम करने पे आपका 595 आ रहा है, तो वो वाला हमारे यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। देखो बात को बड़े ध्यान से समझो, आपको पता है कि 30% डिस्काउंट के बाद 595 रुपए बन रहे हैं, आपने ऑप्शन पे नजर डाली, या 700 से अगर हम लोग यहाँ पे 15% कम जाते हैं तो हमें 595 मिलते हैं, आप बोलोगे सर बिल्कुल मिलते हैं, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, बस बात सारी की सारी यही खत्म हो जाती। तो ये जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, करने का इसका सवाल को तरीका हो जाता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलेंगे सर बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ तक समझ गए। अगला देखो हमारे पास क्या है कि दुकानदार ने 30% और 25% का दो डिस्काउंट दिया, 1200 रुपए की यहाँ पे शर्ट है, उसका जो अंतिम जो विक्रय मूल्य है वो आपको ज्ञात करना है कितना है। 1200 रुपए की आपकी यहाँ पर क्या दे रखी है, शर्ट दे रखी है। ठीक है, इस पर क्या कर रहा है, पहले 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तो मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा, 70 बटा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है भाई, एक चीज को बड़े ध्यान से समझो कि 1200 पर अगर 30% का हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट देंगे तो 1200 का 10% कितना होता है, बोलेंगे सर 120 होता है। 120 120 120 100 100 300 और 360 रुपए, तो ये आपके कम हो गए, बोलेंगे सर बिल्कुल 360 रुपए कम हो गए। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, उस 1200 में 25% का भी डिस्काउंट दे रहा है। इसका 10% हमें पता है 120 होता है, 120 होता है। ठीक है ना, 10% हमें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सर कितना होता है, 120 होता है। 5% कितना होता है हमारा यहाँ पे, 60 होता है ना। आपको ये भी क्लियर होगा कि सर जो 5% है वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है, 60 हो जाता है। टोटल इनको जोड़ दीजिए, आंसर जो है वो आपके सामने निकल आएगा। कैसे निकलेगा आप यहाँ पर समझो। देखो पहले जब आपने 30% डिस्काउंट दिया 1200 पे, 1200 का अगर हम लोग यहाँ पे 30% निकालते हैं तो हमें पता है कितना निकल के आ जाता है, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सर 1200 का जो हमारा 30%, ठीक है,
तो बोलेंगे सर 1200 का जो हमारा यहाँ पे 30% है वो 360 रुपये होता है, कि पहले आपने उस पर क्या करा 360 रुपये घटाए, ठीक है, फिर आपने 25% घटाए, तो 1200 का अगर हम यहाँ पे 20% बोलते हैं कितना होता है 240, और 240 60 कितना 300, तो टोटल आपने कितने रुपए यहाँ पर घटाए हैं, तो आप ये बोलोगे सर टोटल जो हमारे रुपए घट रहे हैं ना वो हमारे यहाँ पर कितने रुपए घट रहे हैं, तो भाई आसान भाषा में हम यहाँ पर ये बोलेंगे तो टोटल अगर हम डिस्काउंट निकालते हैं तो हमारे कितने रुपए निकल कर आ जाते हैं, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर हमारे 630 रुपए बचते हैं, और इस हिसाब से हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर इस हिसाब से जो हमारा 630 वाला है ना ये हमारा सही उत्तर होगा। अब देखो इसको ऐसे भी कर लो, 1200 जमा 70/100 और 75 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट मेथड के अलावा आप ऐसे भी कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट, बोलेंगे सर बिल्कुल कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट, ठीक है, 5 दूनी हमारा 10 और 5 15 बार में कट जाएगा, 2 कम 2 2 छंग हमारा कितना होता है 12 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 7 छंग 42, 42 और 15 हमारा कितना 630, सारी की सारी झंझट और सारी के सारे यहाँ पे सवाल जो है बिल्कुल सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है, उनका महत्तम समापवर्तक कितना आ रहा है 6 आ रहा है, दो संख्या है उनका अनुपात आपको दे रखा है 3 और 5 में दे रखा है, उनका महत्तम समापवर्तक 6 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है कितना होगा। इस तरह के कहीं पर भी आपको क्वेश्चन देखें तो जो अगर आपको मान लो महत्तम समापवर्तक दे रखा है लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, मान लो यहाँ पे 3 5 है, अगर यहाँ पे 5:6 होता और आपसे क्या बोलता है कि इसका जो एचसीएफ हमको कितना दे रखा है, ठीक है, एचसीएफ हमको 9 दे रखा है, इसका एलसीएम ज्ञात करो कितना होगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस कभी भी आपके सामने आ जाए, ठीक है, एग्जाम में याद रखना ये जो क्वेश्चन आ जाए इसकी सिंपल सी ट्रिक होती है, उस ट्रिक को अपनी बुद्धि में बैठा लो और आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना, वो ट्रिक आपको अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। अगर वो ट्रिक आपको एग्जाम के अंदर आती है तो आप यूं ही स्कोर कर सकते हो। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है उसका एलसीएम ज्ञात करना है, कुछ नहीं कर दिया हमने यहाँ पे, 3 जमा 5 जमा कितना कर देंगे 6 कर देंगे, तो कितना निकल के आ जाएगा 5 या 15, 15 छक्का हमारे पास कितना होगा 90 होगा, ठीक है। क्वेश्चन यही चेंज हो जाता है, 5 और 6 के अनुपात में दे रखा है, उनका महत्तम समापवर्तक आपको 9 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। हमने कहा ये भी आसान है, 5 जमा कितना कर देंगे 6 और मल्टीप्लाई कर देंगे 9, तो देखो यहाँ पे 5 6 30, 30 और 9 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे, तो बोलेंगे सर 180 हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन ये भी। तो आप यहाँ पर एक चीज को बड़े ध्यान से समझ लो कि अगर आपके सामने सवाल दे रखे हैं, अगर आपको x और y की फॉर्म में यहाँ पर क्या दे रखा है, x और y की फॉर्म में आपको अनुपात दे रखा है, और z आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, z आपको एचसीएफ दे रखा है, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा क्या कर देंगे इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पे एलसीएम इसका फाइंड आउट कर देंगे, बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हमारे पास सवाल क्या है। सेल्वा रोज ने एक फ्लैट खरीदे, इसको रहने दो, ठीक है, y का x% 100 है, z का y% 400 है, तो x और z के बीच का अनुपात जरा ज्ञात करके बताओ कितना है, ठीक है। चलिए ये बताइए कि हमारा यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। देखो y का x% जो है वो आपको क्या बोला जा रहा है, y का x% जो है वो यहाँ पे 100 है, हमने कहा ठीक है, y का जो यहाँ पे x% है वो कितना दे रखा है, तो वो आपको 100 दे रखा है, x% मतलब x/100, और कितना दिया गया है 100 दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं यहाँ पे लिख लिया। फिर देखो z का y% आपसे बोल रहा है, ठीक है ना, क्या बोल रहा है z जो है, z का जो हमारा यहाँ पे y% है तो वो हमें कितना यहाँ पर बोल रहा है, तो वो हमारा यहाँ पर बोल रहा है 400, ठीक है, z का जो y% है वो हमसे बोल रहा है हमारा यहाँ पर कितना है 400, ठीक है। x और z का जो बीच का अनुपात है आपको बताना है कितना होगा, ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है कि जो हमारा x है और जो हमारा यहाँ पे z है इसके जो बीच का अनुपात है वो आपको बताना है कितना हो जाएगा। भाई बहुत आसान सवाल है, x और z के बीच का अनुपात मतलब x हमारा इस तरीके से हो गया और z हमारा इस तरीके से हो गया, इसका जो बीच का अनुपात होगा वो आपको बताना है कितना होगा। हमने कहा कोई बात नहीं, x हमारा कितना बोला जा रहा है, x हमारा यहाँ पे 100 बोला जा रहा है, ठीक है, z हमारा यहाँ पे 400 बोला जा रहा है, 2 जीरो हमारे यहाँ पे कट हो गए, बीच का अनुपात कितना हो जाएगा 1:4 जो है वो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, इसका सही उत्तर बनेगा। देखो आपको कंफ्यूज यहाँ पर बीच में नहीं होना है, ठीक है, जो बीच लिखा हुआ है इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। अगर आपके सामने x और z लिखा हुआ है तो आप समझ जाओगे 100:400, 2 जीरो हमारे कट, तो 1:4 जो है वो हमारे यहाँ पे सीधा सीधा इसका उत्तर बन जाएगा। सवाल जो है वो आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 58 है, x और y दो संख्याएं हैं, ठीक है ना, एक x है एक y है, इनका जो धनात्मक आपका अनुपात दे रखा है वो आपका 58 दे रखा है। अब इनका स्क्वायर करने पर उनका जो योग आ रहा है कि अगर हम x का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है ना,
और क्या करना है हम लोग यहाँ पे y का स्क्वायर करना है। एक मिनट रुक जाओ, शायद गलती है सवाल में कहीं। हाँ, दो संख्या आपको ये दी जा रही है 5:8 में, ठीक है, यहाँ पे सही कर लेना कि दो संख्या है आपकी, एक संख्या जो है वो हमारी 5:8 में है, उनके वर्गों का योग कि मतलब अगर 5x², ठीक है ना, अनुपात 8x² का जो योग है वो कितना है, तो वो आपका यहाँ पे 356, ठीक है। इन दो संख्याओं का योग आपको बताना है कितना होगा। अब भाई एक चीज को बड़े ध्यान से समझना, 5² और 8x², तो मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा, 89x² जो है वो कितना हमको दे रखा है, तो वो हमारे सामने यहाँ पे 356 दे रखा है, ठीक है। और x² बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 356 बटा हमारे पास कितना होगा, 89 होगा। ये आपका 4 बार में कट जाएगा, कहेंगे सर बिल्कुल कट जाएगा। x² बराबर आपका 4 और x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलेंगे सर बिल्कुल समझ गए। तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो मतलब हम लोग बात करते हैं 5x प्लस हमारा 8x का जो योग है, ठीक है, कितना हो जाएगा, 13x² हो जाएगा। और ये हमारे पास कितना बनेगा सर, 13x हो जाएगा। और 13 इंटू हमारे पास 2 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 26 जो है वो हमारा यहाँ पे इसका सही उत्तर बनेगा बी वाला, ठीक है। समझ गए कि नहीं, बोलेंगे सर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए। तो कुल मिला के ये जो राजा बेटा आपकी आज की क्लास है ये आपकी यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। बाकी सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और अगर आप यूपी पुलिस के यहाँ पे प्रीवियस ईयर के सारे पेपर चाहते हैं, ठीक है, और वो भी अगर आप पेपर यहाँ पे विद सॉल्यूशन चाहते हैं, ठीक है, तो आपको करना क्या है, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज कर देना है, ठीक है ना। क्या करना है आपको, हमारे यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर पर आपको हमको मैसेज करना है। व्हाट्सअप नंबर हम आपको भी यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं कि किस नंबर पे आपको हमारे मैसेज करना है। आपको जो भी नोट्स हैं वो सारे के सारे नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और बहुत ही कम रेट में, ठीक है ना, बिल्कुल ना के बराबर। एक शायद जो आप 19 वाला रिचार्ज करवाते हो ना, PDF फाइल आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, उस रिचार्ज से भी आपके कम रेट में जो है वो यहाँ पे, ठीक है ना, आपका जो है यहाँ पे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि ये जो है वो हमारा यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर हो जाता है। फिर से लिख लीजिएगा 9369602451 जो है हमारा यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है। आप डायरेक्टली हमको यहाँ पे मैसेज करोगे और जो भी नोट्स हैं हमारे द्वारा यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। चलिए, सभी का धन्यवाद क्लास में आने के लिए, क्लास में बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर द क्लास।